हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना ना हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेफर साइड रहने के लिए हम सभी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसे में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो प्रीमियम हो ना वो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो, जो इंश्योरेंस पॉलिसी हो वह मैक्सिमम कवर करती हो। तो ऐसे में जो नाम हमें इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है सर्च होता हुआ, वो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का है। अब केयर हेल्थ के प्लान ना इतने ज़्यादा क्यों वायरल हो रहे हैं और कौन से प्लान एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप policybazaar.com पर जाते हो और एक अपने लिए पॉलिसी सर्च करते हो तो केयर के प्लान ना सबसे टॉप पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं और रेलिवेंट भी दिखाई पड़ते हैं, पर क्या ये वाकई में आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं? इसी बात का खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर देना और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम करने वाले हैं केयर के बेस्ट 3 प्लान का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब तुम डिटेल्स को भरने के बाद policy.bazaar.com पर जाओगे तो तुमने यहाँ पर देखो सेल्फ की एज लिख ली 25, स्पाउस की लिख ली 23 और एक बच्चे को भी ऐड कर लिया। तो सबसे ऊपर जो टॉप पर 95 प्लान दिख रहे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर यानी कि सबसे टॉप पर आपको दिख रहे होंगे ये केयर के 10 प्लान। उसके बाद और दूसरे हैं लाइक नीवा भोपा है, फिर उसके बाद स्टार की पॉलिसीज़ आ रही हैं, फिर उसके बाद आदित्य बिरला आ रहा है, HDFC एग्रो दिख रहा है आपको, फिर लॉम्बार्ड दिख रहा है ना, बजाज अलायंस है, फिर इसके बाद टाटा है। लेकिन फोकस तो यहाँ पर केयर के ऊपर है क्योंकि सबसे कम प्रीमियम इसी का दिख रहा है। तो देखो 10 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपको दिखाई देती है। अब इन सभी को ना अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, तो हमारे लिए कौन सी बेटर या अच्छी होगी उसको समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को समझेंगे और फिर इसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको चूज़ करके कंपेयर करेंगे। तो सबसे ऊपर दिख रही है आपको अल्टीमेट केयर, जिसका कि 5 लाख इंश्योरेंस कवर है ना। अब देखो इंश्योरेंस कवर का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है ना, वो कुछ लोग कहेंगे कि कम नहीं ज़्यादा लेना चाहिए, 5 नहीं 10 लाख लेना चाहिए। तो लेकिन जब यहाँ पर इंश्योरेंस कवर का सम एश्योर्ड अनलिमिटेड रिस्टोरेशन के बेनिफिट के साथ आता हो ना, तो इसमें कोई 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, 25 लाख का हो, फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट के साथ आ रहा है। तो हर साल में जितनी बार भी हमारा पर्टिकुलर अमाउंट कंज्यूम होगा वो रिस्टोर हो जाएगा, रिलेटेड और नॉन रिलेटेड दोनों ही तरह के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। तो ऐसे में 5 लाख रुपए तक ना एक ठीक ठाक अमाउंट होता है। अब देखो क्योंकि जब कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो लगभग उसको ना एक बार यानी 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। ऐसे में जब आपके पास रिस्टोरेशन बेनिफिट कवर ही है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया या फिर 5 लाख का। हाँ, कुछ बीमारियों के लिए जहाँ पर कीमोथेरेपी या कैंसर से लड़ने की बात होती है तो वहाँ पर आपका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड जो होगा ना वो आपको अच्छे हॉस्पिटल में ज़्यादा एक्सपेंसेस कवर करके दे पाएगा। तो इसी में केयर सुप्रीम कॉम्बो है, जिसका कि लगभग 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है और 1300 रुपये की मंथली इनकम यानी किस्त जाती है आपकी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी इंश्योरेंस मैटरनिटी कवर नहीं करता। फिर आता है केयर सुप्रीम डायरेक्ट, जिसका कि 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर्ड है और ना ये भी अनलिमिटेड रूम रेंट के साथ आता है। देखो अनलिमिटेड रूम रेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रूम रेंट पर कैपिंग लेकर के आते हो, जैसे कि मैं ये आपके केयर क्लासिक प्लान की बात करूँ तो इसमें सिंगल प्राइवेट AC रूम दिया गया है ना। तो भैया जब कोई सिंगल AC प्राइवेट रूम की बात करे तो ये समझ लेना कि जिस भी हॉस्पिटल में तुमने अपने पेशेंट का एडमिशन कराया है उसमें AC लगा हुआ जो भी लोवेस्ट रूम है, यहाँ उसकी बात हो रही है। कहीं गलती से आपने 5,000 वाले रूम को सेलेक्ट कर लिया जबकि 2,000 रुपये पर डे वाला रूम अवेलेबल था, तो ये जो डिफरेंस होगा ना इसका करीब 30 से 40% तक आपका जो डेली का एक्सपेंसेस होगा, लाइक मेडिसिन, डॉक्टर ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ों में ओवरऑल बिल में से 30 से 35% का डिडक्शन हो जाएगा, जो आपको अपनी ही पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो जब भी कोई इंश्योरेंस फाइनल करें तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि रूम रेंट की कोई लिमिट ना हो। लेकिन अगर फिर भी आप बजट फ्रेंडली इंश्योरेंस देख रहे हैं और वहाँ पर सिंगल AC प्राइवेट रूम का कंडीशन लिखा हुआ है, तो आप अपने नियर बाय के 4-5 हॉस्पिटल जो कि टाई अप या नेटवर्क में आते हैं उसमें रूम की क्या स्थिति रहती है, यानी कि अवेलेबल रहते हैं नहीं रहते हैं, जनरल वार्ड रहता है, लोवेस्ट कौन सा होगा। अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर पाएँ तो आप इस पर कैपिंग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि भैया कैपिंग हटेगी तो प्रीमियम भी बढ़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। केयर क्लासिक की अच्छी बात ये है कि ये मैटरनिटी कवर करता है। केयर प्लस प्लान है अगला, इसमें भी सिंगल एसी प्राइवेट रूम दिया हुआ है ना, तो ये आपको लिमिट करता है। इसके बाद केयर एडवांटेज है, सिंगल एसी प्राइवेट रूम। देखो अब देखो 1 करोड़ का प्लान है लेकिन कहता है कि सिंगल एसी प्राइवेट रूम, मतलब यानी कि 2 से 2,500-3,000 वाला रूम ही एक्सेप्ट करेगा उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। तो अब 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेने का कुछ बेनिफिट तो दिखाई नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, केयर सुप्रीम के बारे में जानते हैं। अब ये कहते हैं कि 7 टाइम्स जो आपका सम एश्योर्ड होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर सकता है ये इंश्योरेंस प्लान, है ना। केयर जॉय टुमारो है, ये यंगस्टर्स के लिए। केयर फ्रीडम है, ये काफ़ी सारे पर्टिकुलर डिजीज़ेस को कवर करता है। केयर फ्रीडम फॉर डायबिटिक, जो ऑलरेडी पहले से प्री डायबिटिक हो उनके लिए होता है। आरोग्य संजीवनी है, इसमें भी कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ होते हैं जिनको कवर किया जाता है। तो अभी 10-12 प्लान है, आप कहोगे कौन सा लेना है, तुमने ठीक से बताया नहीं। तो अभी तो डिटेल शुरू हुई है भाई, मैं इसमें से मेनली जो मेजर हमारे काम के प्लान है ना वो निकाल कर यहाँ पहले ही रख चुका हूँ। तो पहला हमने चुना है अल्टीमेट केयर, दूसरा है केयर सुप्रीम वैल्यू और केयर सुप्रीम डायरेक्ट। अब ये तीनों प्लान 5-5 लाख रुपए ही कवर कर रहे हैं। तुम कहोगे सम एश्योर्ड कम है, मैंने बताया अनलिमिटेड कवर है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। रिलेटेड और नॉन रिलेटेड दोनों ही एक्सपेंसेस को कवर करेगा, पर सिंगल बिल जो है वो 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आप एक छोटी सिटी से आते हो तो ये इंश्योरेंस प्लान ना बड़े ही काम के आपके हो सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो देखो जैसे मैंने इन तीनों का ही कंपैरिजन करना है। अल्टीमेट केयर पहला है, केयर सुप्रीम वैल्यू दूसरा है और केयर सुप्रीम डायरेक्ट तीसरा है। तो ये तीनों ही ना 100% सम एश्योर्ड आपको पे करते हैं, यानी कि आपका जो भी क्लेम होगा ना 100% क्लेम मिल जाएगा आपको। इसमें आपका 20% या 30% कंपनी की साइड से और बाकी का आपकी साइड से, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। रूम रेंट की कैपिंग की बात करें तो केयर सुप्रीम वैल्यू ना यहाँ पे हार जाता है क्योंकि सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही ऑफ़र करता है। अब देखो इसमें ये इसका रीज़न ये भी है कि इसका जो प्रीमियम है ना वो सिर्फ 8,400 का है, मतलब यानी कि ये लिस्ट में लोवेस्ट है। नंबर 2 पर ये वाला है और नंबर 3 पर जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम के साथ आता है 12,000 वाले, वो ये केयर सुप्रीम डायरेक्ट है। तो अगर आप इस चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को भी कंसीडर कर सकते हो। और रिस्टोरेशन बेनिफिट की अगर बात करें तो मैंने बताया कि 5 लाख रुपए तक ना बार बार क्या होता है रिस्टोर हो जाएंगे, अनलिमिटेड टाइम, रिलेटेड एंड नॉन रिलेटेड दोनों तरह के इलनेस के लिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ना। तो आपको इस चीज़ की टेंशन तो बिल्कुल नहीं रहेगी कि भैया मैंने ज़्यादा क्लेम करना था और मेरी तो जो लिमिट है वो ओवर हो गई है ना। तो ये टेंशन इसमें नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको जो टाइटल है ना वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं। ये 8,000 वाली पॉलिसी, ये 9,000 वाली पॉलिसी और ये 12,000 वाले पॉलिसी। अब नाम तीनों के ऊपर आपको दिख रहे हैं। रिन्यूअल बोनस की अगर बात करें तो ये 5 लाख का बोनस देता है। ये भैया कम का प्लान है तो 2.5 लाख का बोनस देता है और ये 7.5 का देता है क्योंकि सबसे हाईएस्ट अमाउंट का यही प्लान है, ठीक है। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो देखो सबके ना हॉस्पिटल लगभग सेम ही होने चाहिए थे क्योंकि केयर की पॉलिसीज़ है तो हॉस्पिटल तो सेम रहने थे, लेकिन यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स कम हो गए हैं क्योंकि भैया ये जो प्लान है वो कम प्रीमियम वाला है। इसमें आगरा में 44 हैं, है ना, और इसके भी आगरा में 44 हैं और इसके 41 ही हैं। तो देखो मेरे लिए 41 हॉस्पिटल्स बहुत है। मेरे को वैसे भी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाना है जो कि नियरेस्ट हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोपे की अगर बात करें, फुल क्लेम पेड बाय इंश्योरेंस, 100% पेड बाय इंश्योरेंस, 20% को पेमेंट एप्लीकेबल, ट्रीटमेंट आउटसाइड नेटवर्क हॉस्पिटल। तो देखो 8,000 रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हो तो कुछ दिक्कत तो होगी। तो पहली दिक्कत ये है कि अगर नेटवर्क हॉस्पिटल से बाहर जाके इलाज कराया तो 20% अपनी जेब से देना पड़ेगा। फुल्ली पेड बाय इंश्योरर, है ना। बाकी दोनों प्लान में पूरा पेमेंट कंपनी की ही तरफ से मिलेगा, है ना। ओके, तो अल्टीमेट केयर जिसका कि प्रीमियम 9,000 रुपये है, केयर सुप्रीम जिसका कि 8,000 रुपये है ना, उस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो लोग इकोनॉमिकल देख रहे हैं वो इसको कंसीडर कर सकते हैं अभी भी, है ना। अब अगर कवर की बात करें तो देखो प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है उससे पहले के भी उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, हो सकता है वो दवाई खा रहा हो, है कि नहीं। कैसे कि भैया एक व्यक्ति है जिसको बुखार आ गया, अब वो बुखार जाकर के ओपीडी पे डॉक्टर से दवाई ले आया। अब देखो ओपीडी वाली जो एक्सपेंसेस होते हैं ना मोस्टली इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कवर नहीं करती हैं। अब उसका कारण क्या है कि देखो हमारे ना 3 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं।
पहला कि हम ये ऑन काउंटर ड्रग ले आते हैं किससे, मेडिकल स्टोर से, है ना। वो खर्चा कोई भी जीवन भर कवर नहीं करेगा, है ना। अब दूसरा होता है ओपीडी। अब एक दो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो ओपीडी कवर करती हैं, बट उनको लेने का कोई फ़ायदा एज सच होता नहीं, क्योंकि उनका प्रीमियम बहुत हाई होता है और ओपीडी का पूरा बेनिफिट मिल भी नहीं पाता है, ले भी नहीं पाते आप। अब तीसरा जो आपका एक्सपेंसेस होता है वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन ही हेल्थ इंश्योरेंस का प्राइमरी फीचर होता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं जो खर्चे होते हैं उसको बियर करेगा हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। तो अब जैसे जो प्री एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि आपके ओपीडी के एक्सपेंसेस और आपके मेडिसिन के एक्सपेंसेस, वो अप टू आपके सम एश्योर्ड कितने 60 डेज तक के, यानी कि प्री पहले पीछे 60 दिन पीछे चले जाओ, आज हॉस्पिटलाइजेशन हुआ पीछे गए 60 दिन तक का ये पैसा कवर हो जाएगा, है ना। 60 दिन तक जो भी एक्सपेंसेस या खर्चे हुए, अब ये तीनों ही केसेस में 5 लाख रुपए तक कवर है। अब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ लिख देते हैं, भैया 15-20 दिन 1 महीने तक खाते रहना और हमें बीच बीच में दिखाते रहना। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो 90 डेज तक कवर करता है ये इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये 180 डेज तक करता है। अब देखो 8,000 रुपये केवल प्रीमियम दे रहे हो और ये 180 दिन तक जा रहा है, तो भैया ये यहाँ पर जीत रहा है। और लेकिन ये 12,000 वाले में भी ये फीचर अवेलेबल है। अब अल्टीमेट में केयर में क्यों नहीं दिया, अब ये तो कंपनी को सोचने की ज़रूरत है कि भैया क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था, है ना। अब डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ना मिनिमम 2 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, है ना। और इसमें भी वही कंडीशन है कि मिनिमम 2 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए और मैक्सिमम जो हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है ना वो 24 आवर्स तक का हो सकता है। उसके बाद फिर वो कंप्लीट हॉस्पिटलाइजेशन में चला जाता है। अब सपोज करते हैं किसी व्यक्ति की ना पैर की हड्डी टूट गई, है ना, उसे फटाफट से हॉस्पिटल ले जाया गया, तो अब वो क्या है डे केयर ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अब भैया कोई कहेगा कि पैर की हड्डी टूटी थी, है ना, पैर की हड्डी टूटने में हॉस्पिटलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब प्लास्टर लगाना है तो वो तो 1 घंटे का काम है, आप गए और 1 घंटे में प्लास्टर लगा दिया गया, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता। लेकिन अगर आपने ओपीडी का कवर लिया होता किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में तो वो पैसा कवर हो जाता। लेकिन ऑलरेडी ना ओपीडी वाले जो इंश्योरेंस होते हैं ना वो लगभग आपका 7,000 रुपये से 8,000 रुपये तक का प्रीमियम 1 साल में ले जाते हैं और उसका एज सच आप बेनिफिट ले भी नहीं पाते हो, ठीक है ना। तो ओपीडी तो मुझे लगता है कि आप खुद से ही खर्च कर लें और अपने लिए एक इकोनॉमिकल सा हॉस्पिटलाइजेशन का प्लान ढूंढ लिया करें जब आप अपने जेब से इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम ना अप्रूव कराना दुनिया का मुझे लगता है शायद सबसे टफ काम होगा, बिकॉज कोई डॉक्टर ये लिख कर नहीं देगा। हर डॉक्टर ये चाहेगा कि आप हॉस्पिटलाइजेशन कराएं उसके हॉस्पिटल में आकर के, ना कि घर पे। फिर भी इस ऑप्शन को रखा गया है और हर इंश्योरेंस पॉलिसी IRDA भी इसको अप्रूव करता है। तो देख लेते हैं कि भैया 5 लाख रुपए तक का जो टोटल सम एश्योर्ड का कवर है वही ये कवर करता है। एम्बुलेंस चार्जेस की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि सम एश्योर्ड तक कवर हो जाएगा, और क्योंकि ये छोटा प्लान है तो ये 10,000 रुपये तक कवर करता है और ये भी 10,000 रुपये तक ही कवर करता है। अब देखो एम्बुलेंस चार्जेस में ना हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुद सैफ अली खान भी ऑटो से हॉस्पिटलाइज होने गए थे, है कि नहीं, और डे केयर ट्रीटमेंट में ही वापस आ गए थे। अब उनकी तो भैया एम्बुलेंस की चार्जेस बहुत ज़्यादा अप्रूव्ड थी कि वो 2 लाख 5 लाख का भी ये क्लेम कर सकते हैं, बट वो गए तो ऑटो से ही थे। तो ये चीज़ उन्होंने जब मैनेज कर ली तो हम भी मैनेज कर सकते हैं। 10,000 रुपये का कवर मिल रहा है, सफिशिएंट है। वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर बात करें, मिड ईयर मेंबर एडिशन की अगर बात करें, यानी कि कोई चाइल्ड वगैरह होता है तो उसको कितने दिन में ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो लगभग तीनों का सेम है। 91 से 180 डेज़ का बच्चा होगा ना उसे ऐड किया जाएगा, मतलब पैदा होती है कोई बच्चा ऐड नहीं कर लिया जाएगा। उसका कारण ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उस कॉम्प्लिकेशन में जो खर्चे होते हैं ना वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बियर नहीं करना चाहती है। या फिर अगर आपने मैटरनिटी वाला इंश्योरेंस ले रखा है तो वो ज़रूर वहाँ पर कवर हो जाएगा। अब लेकिन मैटरनिटी में भी ना डिलीवरी चार्जेस कवर होते हैं, न्यूबॉर्न के एक्सपेंसेस को कवर कर दे ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या ऐसे कंडीशन वाले आपको लेने पड़ेंगे। फिर से बढ़ते हैं, ये हमारा नंबर 1 है, ये 2 है और ये नंबर 3 का प्लान है जो सबसे हाईएस्ट है। मिड ईयर मेंबर एडिशन की अगर बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया। फ्री हेल्थ चेकअप की अगर बात करें ये अवेलेबल है एज एन एडिशनल ऑप्शन अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर, है ना। ऑप्शनल यानी कि इसके लिए अलग से पैसा खर्च करोगे तो हो जाएगा। अब ई कंसल्टेशन की बात करें तो आपको ना ऑनलाइन ई कंसल्टेशन मिल सकता है कंपनी के कुछ पर्टिकुलर
हॉस्पिटल से टाई अप होते हैं जहाँ पर ऑनलाइन डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको कॉल करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन ये सर्दी जुकाम खांसी से ज़्यादा कुछ काम आता नहीं, और इसमें जो मेडिसिन होती है वो आपको खुद अपनी ही जेब से लेनी पड़ती है। मतलब ओपीडी को इन्होंने ट्राई किया कि ऑनलाइन वे में करा दें, पर मोस्टली आपके जो आगरा के हॉस्पिटल्स होंगे या लोकल हॉस्पिटल्स होंगे ना, उसमें ई कंसल्टेशन हॉस्पिटल की तरफ से ही अवेलेबल नहीं होगा, तो आप उसे लेंगे कैसे। तो ये एक थोड़ा सा रहता है। ई कंसल्टेशन फिर भी काम काफ़ी हद तक कर जाता है। खैर, इस पर बहस नहीं करेंगे। केयर एक अच्छी पॉलिसी है और हम उसका रिव्यू कर रहे हैं। डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल की अगर बात करें तो 5% का डिस्काउंट इधर मिल जाता है, 30% का डिस्काउंट यहाँ मिल जा रहा है। तो भैया प्रीमियम कम है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ अप टू की बात कही है और यहाँ पर 5% रिन्यूअल की बात कही है, यानी कि ये फिक्स तो मिल ही जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ये 5% मिले या 10% मिले, ठीक है। इन दोनों में गारंटी कुछ नहीं है। डेली कैश अलाउंसेस आपको पता होगा कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको कुछ कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर इनमें से किसी में भी ये चीज़ नहीं दी गई है, पैसा कहीं भी नहीं मिलने वाला। आउट पेशेंट कंसल्टेंसी यानी ओपीडी, जो मैंने बताया कि डॉक्टर से डायरेक्ट जाके आप कंसल्ट करते हो, सर्दी खांसी जुकाम या कोई समस्या आ रही है, तो वो इनमें से किसी में अवेलेबल नहीं है, बट अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर इन दोनों में ले सकते हैं, इसमें तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो भैया ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन अगर इन दोनों में ऑप्शनल कवर में अवेलेबल है तो प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो वेटिंग पीरियड क्या होता है ना, जब कुछ पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं तब वेटिंग पीरियड थोड़ा सा कंपनी ज़्यादा बता के चलती है, और जनरल केसेस में सिर्फ 1 महीने का ही वेटिंग पीरियड होता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड यहाँ 30 डेज़ का दिया हुआ है। ये सभी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी ब्रांड की लो सबके साथ एप्लीकेबल होता है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और अगले दिन ही आप एडमिट हो गए, ऐसा नहीं है भैया, वो फर्जीवाड़ा माना जाता है। 30 डेज़ तो मिनिमम वेट करना पड़ता है किसी भी पॉलिसी में। जेन्युइनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये सोच के इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं कि हम तो बीमार हैं तो ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी से चुकवा लें, ऐसा नहीं हो पाएगा भैया। आरबीआई जो पॉलिसीज़ आप अप्रूव करके देता है, या इंश्योरेंस कंपनी जो भी हैं जिन्होंने भी प्लान्स बनाए हैं, वो सब प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ से बैठे हैं, कोई भी समाज सेवा नहीं करने बैठा है। तो अगर आप ये सोच के इंश्योरेंस ले रहे हो कि मैं बीमार बहुत रहता हूँ तो मैं एक पॉलिसी ले लेता हूँ जिससे मेरे को बेनिफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई अपनी बीमारी छुपाने की कोशिश करेंगे तो इंश्योरेंस केसेस में वो पकड़ा जाता है। पहले आप पैसा खर्च कर लेंगे, बाद में वो पैसा रिएम्बर्स होता भी नहीं है, ठीक है। तो आप कभी भी इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लें क्योंकि आप बीमार हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें। कवर आफ्टर 3 ईयर्स, कुछ पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग इलनेस होते हैं जिनको 3 साल बाद कवर करते हैं, ये सभी में कॉमन है और बहुत सारी कंपनियों में ये चीज़ सिमिलर ही होता है। स्पेसिफिक इलनेस कवर की अगर बात करें तो मिनिमम 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद इस चीज़ को कवर किया जाता है और उसके लिए भी ना प्रीमियम डिफरेंट चार्ज होता है। तो बेसिकली हम अभी जो इंश्योरेंस पॉलिसी बना रहे हैं या बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो हेल्थी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें कोई भी डिजीज़ नहीं है, क्योंकि जब डिजीज़ होंगे तो पॉलिसी का प्रीमियम भी डिफरेंट होगा, ठीक है। एडिशनल फीचर की अगर बात करें तो अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी आयुष वगैरह होते हैं ना, इनके भी ट्रीटमेंट्स है ना अप टू आपके सम एश्योर्ड कवर है, मतलब जितना सम एश्योर्ड है भैया उतने तक खर्च कर सकते हो, ठीक है। आगे वर्ल्ड वाइड कवरेज की बात करें तो ये इंश्योरेंस फॉरेन में नहीं चलते कोई भी, इसके लिए आपको फॉरेन कवर वाला जैसे कि मणिपाल सिग्ना का या अल्टीमेट केयर के ही दूसरे प्लान की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। कंज्यूमेबल कवरेज की अगर बात करें तो ये तीनों में ही एडिशनली अवेलेबल है, एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके कवर करा सकते हो। तो अगर मैं कंज्यूमेबल की बात करूँ तो अगर आप एक इकोनॉमिकल इंश्योरेंस देख रहे हो तो कंज्यूमेबल को ठीक है नहीं कराते कवर, लेकिन अगर आप एक कंप्लीट सेट ऑफ इंश्योरेंस देख रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि कंज्यूमेबल कवर हो, तो आप ऐसी पॉलिसी देखें जिसमें कि कंज्यूमेबल कवर हो या फिर एडिशनल प्रीमियम दे करके कवर कर दिया जाए, क्योंकि कंज्यूमेबल ना तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब आप इंश्योरेंस की जब कोई आप ऑपरेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हो, जब कोई सर्जरी की बात आती है तब कंज्यूमेबल्स बहुत ज़्यादा लोड बन जाते हैं। अब देखो ये है डोमेस्टिक इवैक्यूएशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बात कही गई है। जैसे अगर आप एम्बुलेंस की बात करें तो ये किसको कवर करती है, तो भैया ये तो इसमें कवर नहीं है, ऑब्वियसली छोटी पॉलिसी तो नहीं करेगा। बाकी ये एयर एम्बुलेंस में ये दोनों ही 5-5 लाख रुपए का आपको अलाउ कर देती है, मतलब जैसे मान लो हो सकता है कि ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हुआ कहीं और कराना पड़ रहा है, तो उस केस में, है ना। अब अगर बात करें कवर ऑफ
ऑर्गन डोनेशन, ठीक है। तो अब देखो 5 ही लाख रुपए तक कवर है। अब हो सकता है कि ऑर्गन जो आपने ट्रांसप्लांट कराया है वो महंगा आया हो, तो उस केस में पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या है, जो 1 करोड़ वाला जो सम एश्योर्ड होता है ना, वो बड़ा काम का होता है। तो क्योंकि भाई कोई किडनी विडनी चेंज करानी है किसी को, है ना, कि लिवर वगैरह ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ऐसी सर्जरी में क्या होता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, 20-25 लाख रुपए। तो वहाँ पर वो 1 करोड़ वाला सम एश्योर्ड बड़ा फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। अब आगे कुछ बचे हुए बेनिफिट्स देख लेते हैं। एनिमल बाइट वैक्सीन, एनिमल बाइट वैक्सीन यानी कि जैसे कुत्ता उत्ता काट ले तो उसका भी कवर नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट्स कवर नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट लेना तो क्लासिक वाला लेना भैया, उसमें मैटरनिटी बेनिफिट कवर है, ठीक है। अब लास्ट रह गया है बेबी एडिशन इन पॉलिसी। अब 51 दिन के बाद बच्चों को ऐड करा सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। अब ये तीनों में कंडीशन सिमिलर है, प्री एंड पोस्ट नेटल बेनिफिट। अब देखो ये वाली बात है कि भैया किसी का बच्चा पैदा हुआ और कॉम्प्लिकेशंस आ गए, बच्चे में आईसीयू में रखा है बच्चा, कुछ और दिक्कत है, तो वो कोई ना कवर करना नहीं चाहता, और ये पॉलिसीज़ भी कवर नहीं करती हैं, बिकॉज न्यू बोर्न के साथ बहुत सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं। इन अनसर्टेनिटी को कोई भी कवर नहीं करता है। तो केयर इसकी पॉलिसीज़ को आपने समझ लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉलिसी लेनी कौन सी है ना। अब तो देखो केयर सुप्रीम जो वैल्यू प्लान है ना, ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको कम प्रीमियम देना है। तो भैया 704 रुपये की मंथली किस्त बन रही है, 3 मंथ की एक साथ देनी पड़ेगी, क्वार्टरली इसको पे करके एक ठीक ठाक सा इंश्योरेंस आप ले सकते हो। अगर भैया आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा एक्सपेंस कर सकते हो, अच्छी पॉलिसी ले सकते हो, तो फिर ये वाली पॉलिसी जो कि ज़्यादा चीज़ें कवर करती है। इसके अलावा वो 1 करोड़ असम एश्योर्ड वाला भी ले सकते हो, उसमें लगभग कुछ 1300 रुपये मंथली या 1500 रुपये तक मंथली का प्रीमियम बनेगा, तो वो भी एक अच्छा प्लान है ना। इसके अलावा आप दूसरी कंपनीज़ के भी इंश्योरेंस देख सकते हो, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, है ना। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आप इसमें समझ गए कि अगर एक इकोनॉमिकल पॉलिसी लेके चल रहे हैं तो केयर सुप्रीम वैल्यू आपके लिए बेस्ट है, और अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो तो केयर सुप्रीम डायरेक्ट प्लान है कि नहीं। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।